वेलकम बैक फैंटास्टिक फैंस। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस डिस्कशन को, जो कि यूरोप में आने के रास्ते थ्रू स्टूडेंट वीज़ा और अदर्स को हम बाद में डील करेंगे। लेकिन इस वक्त हम कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन को भी, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और कुछ फर्दर डिस्कशन करेंगे और सवालों के जवाब देंगे जो तौसीफ के पास होंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट पॉडकास्ट में तौसीफ ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ईयू क्या है और शेंगन क्या है। बहुत अच्छा सवाल था। और ईयू बेसिकली एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जोन है जो कि 27 ममालिक पर मुश्तमिल है। और इसमें आपका ये है कि शेयर्ड लॉज होते हैं, और आप ईयू का किसी भी कंट्री के मेंबर का बंदा किसी भी दूसरे कंट्री में जाके वोट कर सकता है अगर वो अपनी रेजिडेंस उधर करता है, क्योंकि वोट आपकी रेजिडेंस की बेस पर होता है। और इसकी कॉमन करेंसी होती है, कॉमन ट्रेड लॉज होते हैं। और इसका मेंबर बनने के लिए जाहिर है जो भी कंट्री होता है, ब्रिटेन इसलिए निकला था क्योंकि जब आप ईयू के मेंबर बनते हैं तो आपको अपने मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल शेयर करना पड़ता है। तो फिर वो सारे रिसोर्सेज बाकी ममालिक के साथ शेयर्ड होते हैं। बर्तानिया निकल गया था और नॉर्वे ने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। इसी वजह से ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनके ऑयल और फिशरी की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और वो अपने पास ही रखना चाहते थे। इस वजह से वो इसका पार्ट नहीं बने। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर लें फहद कि आपने ईयू और शेंजन इन दोनों का तो डिफरेंस बताया। स्कैंडिनेवियन भी ऐड करें बीच में कि स्कैंडिनेविया में कौन कौन से कंट्रीज हैं। नहीं, शेंगन अभी मैंने क्लियर नहीं किया, वो मैं स्कैंडिनेविया पे भी आता हूँ। वो भी बहुत अच्छा सवाल है। अम, जो ईयू है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जोन है, यानी कि उसके 27 मेंबर हैं और वो ट्रेड लॉज, कॉमन लॉज शेयर करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके दरमियान हो सकती है। शेंगन जो है वो बॉर्डर कंट्रोल से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनल वीज़ा जो है वो नहीं चाहिए होता शेंगन मेंबर स्टेट्स को आपस में। एक इनके रेजिडेंट्स को ने अगर एक जगह से दूसरे मेंबर स्टेट में जाना है तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाला पार्ट कंट्रोल करते हैं, बॉर्डर और वीज़ा का सिर्फ। इसलिए ये शेंगन, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के जो शेंगन का पार्ट नहीं है, कुछ जो हैं वो ईयू का पार्ट नहीं। फॉर एग्जांपल आयरलैंड, साइप्रस, बल्गारिया और रोमेनिया जो हैं वो शेंगन का पार्ट नहीं है। और कुछ शेंगन की कंट्रीज जो कि आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और लिechtenstein है। लिechtenstein एक जर्मन स्पीकिंग कंट्री है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ईयू का पार्ट नहीं है। ये इनकी अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वजह से ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। 27 ममालिक हैं ईयू के, और इसी तरह 29 ममालिक हैं शेंगन कंट्रीज के। अब तौसीफ ने सवाल पूछा कि स्कैंडिनेविया क्यों कहते हैं। स्कैंडिनेविया एक जियोग्राफिकल ग्रुप्ड एरिया को कहते हैं। इसकी कोई खास अपनी तरफ से कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट इन दोनों से हटकर नहीं है। तो अगर आप तकरीबन सारे सिवाय नॉर्वे के और आइसलैंड के, वो जिस किसी के पास भी ईयू का वीज़ा होगा, शेंगन वीज़ा होगा, वो यहाँ आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल जो हमने पूरी डिस्कशन की उसका जो मेन क्रस था वो ये था कि आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने फिनलैंड को डिस्कस किया, हमने जर्मनी को डिस्कस किया। इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये इंग्लिश चीज़ों को हमने। लैंग्वेज के कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज के आई कोर्सेज। मीन लैंग्वेज से मुराद ये है कि कोर्सेज जो हम्म, इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जाहिर है जो डच है या जर्मन है या फिनिश है, इनके कोर्सेज शायद किसी मेन इदारों में होते हों। पर ओवरऑल जो हमारी एकेडमिक्स हैं वो इंग्लिश में ही हम लोग एफएससी बीएससी करके वहाँ पे जाते हैं। तो इससे इसी से मिलता जुलता एक मेरा सवाल ये है कि आपने एवरीथिंग इज रेडी, तो आपको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सिलसिला है। आपको इंश्योरेंस अपने होम टाउन से लेनी है, होम कंट्री से लेनी है, कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस रेसिपिएंट कंट्री से लेनी है जहाँ पे आप जा रहे हैं, या आपको लेनी आपकी रिक्वायर्ड ही नहीं है ये। रिक्वायर्ड है और अपने होम टाउन से लेनी है। आपने पाकिस्तान से लेनी है। और वो ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर होता है वो आपको खरीदना पड़ता है, वो इतना महंगा यानी नहीं होता।
लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है, या ये बेहतर नहीं कि आप अगर फ़िनलैंड जा रहे हैं तो हम फ़िनलैंड की किसी कंपनी से लें, क्योंकि आपको जो हेल्थ का इशू पोटेंशियली या गॉड फोरबिड अगर हो, तो वो कंपनी आपको कवर करे वहीं पे, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज का तो भरोसा कोई नहीं। नहीं, जो पाकिस्तान से होती है वो भी वर्क करती हैं। आप भी उन उन पर्सनैलिटी को जानते हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, वो हमारे कॉमन म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस में आते हैं। उन्होंने उसको यूज़ किया यहाँ पर और अपने डेंटल इशू के लिए यूज़ किया, तो इट वर्क्स। जो यहाँ से मिलेगी, एक तो आई एम नॉट श्योर कि मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं सोचेगा भी नहीं। अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है तो वो नहीं सोचेगा उस तरफ जाएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव। यूनिवर्सिटी की अपनी हेल्थ पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो कवर हों? ओके। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमारी कल रह गई थी, स्पाउस डिपेंडेंट वीजा जो स्टूडेंट के लिए है, उसका क्या प्रोसीजर है यहाँ पे? वो स्टूडेंट के साथ ही आ सकता है कि उसके लिए टाइम चाहिए होता है बाद में यहाँ पे आके अप्लाई करना? इट डिपेंड्स कि आपके पास फंड्स उस वक्त अवेलेबल हैं। आपके फंड्स उन्होंने मिग्री डॉट एफ आई ने, या जो भी होस्ट या रेसिपिएंट यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने एक फार्मूला दिया होता है कि पर पर्सन 600-700 यूरो अ मंथ जो है उनका एक्सपेंस होता है। लेकिन जब फैमिली आती है तो वो कम होता जाता है। तो वो कैलकुलेट करके पूरे एक साल का, अगर आपके पास फंड्स है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट में शो करते हैं और अगर आप साथ जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप साथ जा सकते हैं, इकट्ठा अप्लाई करें और दोनों का लगेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहले मैं खुद जाऊं और फिर अपने स्पाउस को बुलाऊं, वो भी ठीक है। लेकिन आजकल चूंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है, बहुत ज़्यादा रश है, तो देर हो रही है। कम्युनिटी के फेसबुक कम्युनिटी के पेजेस पे मैं देख रहा हूँ, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि किसी का सितंबर अगस्त में अप्लाई किए का डिसीजन आया है, नहीं आया, अगर आया तो शेयर करें। तो आ भी रहे हैं, लेकिन कईयों के नहीं आ रहे, कई वेट भी कर रहे हैं। तो पहले जब मैं आया था तो इट वाज वेरी क्विक, क्योंकि उस वक्त इतना इन्फ्लक्स नहीं था। हम्म। सही है। अच्छा, कल आपने जो बात की वो की कि यूनिवर्सिटी जो है जब आपका वो इंटरव्यू करते हैं, तो हम्म, दैट बेसिकली स्टे बिटवीन वट एवर डॉक्यूमेंट्स और रेज्यूमे जो आपने सबमिट किया है, हम्म, वो उसी से ही सवाल निकालते हैं और ये जज करते हैं कि जो आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई किया वो आपके रेलेवेंट है भी कि नहीं, या आपका exactly। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है उस डिग्री के से के नहीं। हम्म, जो अगला उसमें स्टेप आता है वो वीज़ा इंटरव्यू का है। जब अबू धाबी में आप जाते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं? क्या वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ कुछ और क्वेश्चंस का सेट है? वहाँ पे इस तरह के सवाल नहीं होते, वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। वो वेर क्रॉस चेक करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, क्या आपको पता है कि जो आपने सबमिट करवाए हैं। और वो क्वेश्चन करते हैं उन्हीं में से कि आपकी डेट कब है, आपका डिग्री कौन सी है, आप कौन से उसमें जा रहे हैं। ये सवाल पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, कितनी दूर है। वो सिर्फ आपसे ओवरऑल एक देखेंगे कि क्या आपको वो पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस डिग्री में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट की क्लोजिंग स्टेटमेंट या जो करंट, वो क्या है, यानी आपके ये नाम वही है। नॉर्मल चीजें हैं जो किसी भी वीजा टाइप के लिए एम्बेसी पूछ सकती है, कि आपका बिल्कुल। इंटेंट क्या है जाने का, कितने अरसे का स्टे है, या कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, या आपके फाइनेंसिस को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। आप वापस आपकी फैमिली टाइज या आपकी टाइज कितनी है होम टाउन होम कंट्री के साथ, कि आप वहां से पढ़ के वापस आए। बिल्कुल। गो के कोई नहीं आने का सोचता। अ, अच्छा, लेकिन उसमें आते भी बहुत है आजकल। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो घबरा गए हैं जॉब्स ना होने की वजह से। और कई लोग जिनकी उधर सरकारी जॉब है या ऐसी जॉब है जिससे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, वो काफ़ी डूबियस होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए या वहाँ जब से। एक एक और रीजन भी हो सकती है कि जिन लोगों का ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है पाकिस्तान में, उनको जरूरत नहीं है वहां पे टफ लाइफ इनिशियली गुजारने की, तो दे कम ऐसा बैक। मैंने कोई ऐसा मैं मेरे पिछले 10-12 साल के इधर के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने एक भी इंस्टेंस नहीं देखा कि किसी ने लिखा हो कि मेरा बिजनेस है पाकिस्तान में और वो यहाँ आना चाहता है। नो। मैं एक यहाँ भी। कनाडा में तो मैंने खैर बहुत से देखे हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसे देखे हैं कि हम्म, जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान के 1% या 5% लोगों में आती हैं,
तो वो नाइस। नॉर्थ अमेरिका में वो पढ़ने आते हैं, और फिर वो जब उनको कोई परवाह नहीं होती कि यहाँ पे पीआर मिले उनको, ग्रीन कार्ड मिले या ना मिले, वो चले जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनका एक वेल सेटल्ड बिजनेस है वहाँ पे, एंड दे डोंट केयर अबाउट दिस। मे बी कनाडा इज एन एंटायरली डिफरेंट टारगेट कंट्री, हम्म। तो सही। कभी। अच्छा, ये बताइए, वीजा मेरा लग गया, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। अब आपने कल रेजिडेंस की बात की कि वो आप पहले से बुक करवाएं स्कॉलरशिप के मैंने लिए आप। आपको शायद, मैंने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि आपको थंब इम्प्रेशन के लिए अबू धाबी जाना पड़ेगा। हाँ, बायोमेट्रिक्स का ये बताया एक था। कॉस्ट, बायोमेट्रिक्स, और वो कॉस्ट है, आपको वीज़ा लेना है, अच्छा, वहाँ जाना है। ये दो अलग अलग ट्रिप्स होंगे, यानी बायोमेट्रिक के लिए अलग है और नहीं वीजा नहीं, एक, इंटरव्यू एक ही में है? जब वीज़ा लग जाएगा तो आप ऑथोराइज कर देंगे किसी कोरियर कंपनी को, डीएचएल या जो भी उन्होंने नॉमिनेट की होगी, तो वो आपके घर पहुंचा देंगे, या आप उधर जाके ले लें, लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या ओके। दिल्ली, जहाँ। ओके। अच्छा, आप जनाब यूरोप के किसी मुल्क में आ गए हैं, तो अब आपके पास रेजिडेंस आपने बुक कराई थी, इंश्योरेंस आप ले चुके हैं अपने होम कंट्री से, फीस आपने सबमिट कर दी है, आपने अकाउंट भी ओपन कर लिया, एवरीथिंग इज सेटअप। आपकी 2 दिन क्लासें हैं फर्ज करें, बाकी के 4 5 दिन आपके पास आपकी कोई क्लास नहीं है, यानी आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपकी 2 दिन क्लासेस हैं और बाकी के 5 दिन आपके पास टाइम है। उस टाइम के अंदर आपके पास कितने घंटे हैं कि आप कोई काम करना चाहें तो कर सकें एज अ स्टूडेंट? ऐसे तो लीस्ट लाइकली है कि 2 दिन क्लासेस हो, एटलीस्ट 3 to 4 डेज ज़रूर होती हैं, और अच्छी खासी, मैं ये क्लियर कर दूं, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर पाकिस्तान से जो आते हैं, ये मैंने 80-90% शिकायत सुनी है पाकिस्तानी स्टूडेंट की, ये काम बहुत देते हैं। और चूंकि मैंने भी कई स्टूडेंट्स की हेल्प की है असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में, काम ठीक ठाक होता है, ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरह बैठ के शुगर लगा के कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी यूज़ करके या डीप सीक यूज़ करके आप यहाँ पे एंटी प्लेजरिज्म और एंटी जेन एआई टूल्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। अब मेरे एक दोस्त के जानने वाले, आप जानते ही, उनकी बेगम ने एक असाइनमेंट की चैट जीपीटी के जरिए, तो उन्होंने उठा के फौरन मारी बाहर कि ये तो आपने जेन एआई से निकाली है, तो उनको दोबारा काम करना पड़ा, 3 दिन लग गए उनको। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली फॉर स्पेशली पाकिस्तानीज। तो 25 घंटे इजाज़त है, अगर वो आप 25 घंटे निकाल सकते हैं, निकल आते हैं, निकल आते हैं। मास्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, और वो कचूमर निकाल देते हैं, लेकिन अच्छा होता है वो, एक अच्छा एक आपको इंगेज रखते हैं। अच्छा, वैसे मास्टर्स में 2 तरह की जो कोर्स स्ट्रीम आती है, एक तो कोर्स बेस होता है, उसके अंदर रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसकी तो मुझे समझ आती है कि उसके नंबर ऑफ कोर्सेज आपको 10+ कोर्सेज होते हैं जो आपको करने होते हैं मास्टर्स में। मैं ये अगेन मैं कनेडियन या नॉर्थ अमेरिकन एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल रहा हूँ, मे बी इट्स डिफरेंट इन यूरोप। और जो अंडर ग्रेड हैं उनके वो सारा कोर्स बेस होता है, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स होता है उसके अंदर तो यानी यहाँ पे जब मैंने मास्टर्स किया तो 5 कोर्सेज थे और रिसर्च थी। ठीक है, तो आप अगर मैं 2 2 कोर्सेज भी लूँ तो मेरे मैक्सिमम 2 दिन क्लासें हों, 3 3 आप घंटे ऐसा की। नहीं कर, आप यहाँ ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि आपने एक साल में सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल 30 आपने कम से कम करने थे, 45 रिकमेंडेड होते हैं, और अच्छा एक अच्छा। कोर्स के 5 क्रेडिट, किसी के 1 क्रेडिट है, किसी के 3 है, तो इट डिपेंड करता है। तो आपने अगर अगले साल वीज़ा रिन्यू करना है, तो आपको पिछले साल की परफॉर्मेंस दिखानी होती है कि आपने इतने नंबर ऑफ कोर्सेज पूरे किए हैं, प्लस फाइनेंसेस आपको रीजनरेट करके या री शो करने होते हैं आपको कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है कि जिस अच्छा, तरह आप बता रहे हैं। चलें ठीक है जी। मेरे पास 25 घंटे हैं स्टूडेंट के लिए। अब जो स्पाउस है उसको अलाउ है काम करना? उसको फुल टाइम लो। फुल टाइम अलाउ? ठीक है। चलें, ये तो हौसला है कि अगर आप स्पाउस के साथ आए तो एक हम्म, बंदे को तो फुल टाइम अलाउ है ताकि वो काम कर ले तो आप हाँ, पढ़ लें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए एक सवाल में ऐसे ही मेरे जहन में आया कि फर्ज करें कि मियाँ बीवी आए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, मियाँ पढ़ रहा है और बीवी जो है वो फुल टाइम जॉब कर रही है। हम्म। मियाँ की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, ठीक है, क्या बीवी यहाँ पे रहते हुए, यूरोप में रहते हुए, अपना वीज़ा स्टेटस जो है उसको चेंज कर सकती है फ्रॉम स्पाउस टू स्टूडेंट?
तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट था पहले वो स्पाउस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट। यानी एक बंदा स्टूडेंट आया ना, तो हम्म। उस उसके साथ उसकी वाइफ है, हम्म। तो 2 साल या साल उसने कोर्स किया, मास्टर्स किया, वाइफ ने हम्म। फुल टाइम जॉब की, अब वाइफ हम्म। ने एडमिशन ले लिया है, हम्म। ठीक है, ठीक है, और अच्छा। उसका स्टेटस यहाँ पे रहते हुए चेंज होगा कि शी हैज टू गो बैक टू पाकिस्तान और इंडिया? उनको ज़रूरत नहीं है स्टेटस चेंज करने की। अगर आपका मतमय नज़र ये है कि आपने इधर स्टे करना है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट वाले की डिग्री पूरी हो गई है, ये कहना चाह रहे अगर हैं? अगर जैसे वर्क परमिट फर्ज करें आपको, आफ्टर डिग्री आपको अलाउ है ना काम करना, बिल्कुल अलाउड कितना है, अरसा, बिल्कुल। अगर आपको कितने अरसे का आपको वो ग्रेस पीरियड मिलता है? नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं राइट अवे, आप ड्यूरिंग स्टडीज ही अप्लाई कर दें, नहीं आपको नहीं जॉब नहीं, मिल। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो कितना टाइम है आपके पास कि आप वहां पे स्टे कर सकें? जब तक आपका वीज़ा वो रिन्यू हुआ है लास्ट ईयर, तब हम्म। अगर तो आपकी डिग्री पूरी होगी है देन जो भी आपकी मार्किंग है उस डेट से पहले पहले आपने अप्लाई, कम से कम अप्लाई कर दे, 3-4 महीने आपको मिल जाते हैं। अगर अगर और आप। कोर्स की ड्यूरेशन फर्ज करें 16 माह है, तो हाँ। आपको वीजा नॉर्मली कितना मिलता है? 16 महीने दो का साल मिलता है? 2 साल 2 साल का, यानी 24 महीने का आपको मिलेगा। का। तो अगर 16 माह का आपका कोर्स है तो आपके पास 8 माह सात मजीद आठ हैं कि। ऐसा होता नहीं, 16 माह का कोर्स होता नहीं है। बेशक आखिरी सेमेस्टर जो है वो सिर्फ एक आध कोर्स ही हो, लेकिन वो होता जरूर चलें, 2 साल का है। अगर आपका टाइम और जब पीरियड है। आपका खत्म भी होने वाला हो तो आप अप्लाई कर दें वर्क परमिट के लिए। तो जब तक आपका केस पेंडिंग में है, यू कैन स्टे देयर। अच्छा, ठीक है, चलें फिर वो उस सूरत में कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीज़न, तो जो वाइफ है वो अपने वो आप को स्टूडेंट रजिस्टर करके, तो उसका स्टेटस यहाँ पे रहते हुए चेंज हो जाता है कि उसको वापस जाना है और नया वीज़ा लेके आना है? इधर वे वापस नहीं जाना पड़ता। आप इधर अगर आ गए हैं और रह रहे हैं ऑलरेडी, तो ये कन्वीनियंस है ना, तो वो ऑलरेडी आपको जानते हैं, बायोमेट्रिक्स हुआ है, आप एक प्रोसेस से गुजर के आ गए हैं, तो ये नॉट अनलाइक मिडिल ईस्ट के आपको जाके एंट्री देखना हो। जब आप आ गए हैं, आप इनके पास सब कुछ डिजिटल है, वो वहीं पर सारा कुछ हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक और मेरे अभी भी सेम में सवाल आया है, चाइल्ड बर्थ का जो राइट है, जो अभी पिछले दिनों यूएस के अंदर भी एक मसला, एक केस चला है, ट्रम्प ने उसको ख़त्म किया, लेकिन वो कोर्ट ने फिर उसको रिस्टेन किया है। यूरोप हम्म। में क्या है कि अगर मियाँ बीवी आते हैं और उनका बच्चा यहाँ पैदा होता है, तो वो क्या सिटीजन कंसिडर होगा कि वो उसी स्टेटस पे होगा जिस पे उनके पेरेंट्स हैं? जिस पे उनके पेरेंट्स। अच्छा। अगर यूरोपियन किसी भी स्टेट, मेंबर स्टेट का, अगर बच्चे को ये चाहिए उसकी नेशनैलिटी, तो एक पेरेंट का कम से कम वहाँ का सिटीजन होना जरूरी है। ओके। यानी कि अगर अगर फादर है तो उसके बच्चे होंगे, ऑलराइट। तो उस स्टेट अच्छा, का एक एक सवाल मेरा रह गया था, कि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बाद जब आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है, तो कोई ऐसा स्टैट आपके पास है कि क्या कन्वर्जन रेशियो है, कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो एम्बेसी की क्या रेशियो है वीज़ा देने की? आप migrant.fi की वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर बिल्कुल हर साल के स्टैट्स लिखे हैं कि इतने एप्लीकेंट्स थे और इतने इस कंट्री से थे, इतनी रिजेक्शंस हैं और इतने एक्सेप्ट वीजास हम्म। का लिखा जाएगा। यूनिवर्सिटी भी अपनी साइट्स पर लगाती है, तो आप उनके साइट्स पे, कुछ यूनिवर्सिटीज लगाती हैं कुछ नहीं लगाती, तो आप उधर जाके भी देख सकते हैं हर ओके। यूनिवर्सिटी। लुक्स लाइक इट्स अ हेल्दी रेशियो के अगर एक्सेप्ट हो गया तो वीज़ा भी लग ही जाएगा आपका। अब ये काफ़ी टफ कर दिया उन्होंने। उसकी वजह ये है कि सोर्सेज ऑफ इनकम, उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत से लोग, आपको पता है, पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट्स बनवा कर आते हैं और फिर इधर आकर फंड्स नहीं होते, और वो इधर उन्होंने ये किया, एक्सप्लॉइट ये किया लोगों ने कि इधर आके वेलफेयर पे फ़ौरन ही स्विच करने की कोशिश की। तो हम्म। उन्होंने कहा कि भाई, अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप लोग तो दिखा कर आए थे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 1-2 साल के लिए अपने, और अब आप यहाँ पर आकर फिर मांग रहे हैं। उसको फिर उन्होंने काफ़ी टाइटन अप कर दिया। और अब जब तक आपके सोर्सेज ऑफ इनकम प्रॉपरली, वो बड़े कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्स मांगते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन में ये भी सबमिट कराएं, ये भी सबमिट कराएं, तो वो अब एक तरह से इसलिए भी चैलेंजिंग हो गया क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिए, बैन किया हुआ था। वो भी एक एक्स्ट्रा चैलेंज है।
तो अब हम्म, इतना आसान नहीं रहा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है। चलें जी, अब आप आगे हैं। अब हम जरा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि अब आप यूरोप एक में आ एक गए। चीज, हाँ, इसके आने से पहले मैं फिर एम्फोसाइज करूंगा एकोमोडेशन, दैट हम्म, इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसलिए कि जब वो जैसे ही हाउसिंग अथॉरिटी आपको इंटीमेट करती है, आपने उसी वक्त क्विक एक्शन लेना और अपने लिए रूम या स्टूडियो, अगर आप फैमिली पे जा रहे हैं या फैमिली अपार्टमेंट अप्लाई करना है, वो जितना भी महंगा वो आपको लेना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अकेले आए, बेहतर है। अपनी फैमिली को ला के, अगर आप मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आपकी फैमिली भी शेयर्ड अकोमोडेशन में, दैट्स आल्सो फाइन। पाकिस्तान से तो नहीं, मैंने थाईलैंड का एक कपल देखा था, वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते थे, लेकिन पाकिस्तानी कपल्स ज़्यादातर फैमिली अपार्टमेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं। और जो भी वो ऑप्शन दें वो फ़ौरन लें। आप ये गलती ना करें कि नहीं मुझे कुछ और दिखाएं, देन यू आर इन द क्यू, एंड दैट क्यू कैन टेक 2 years, 1 year, 3 years, यू नेवर नो। तो इसलिए ये ठीक। चीज़ आने से पहले कीजिएगा। ठीक है, आ गए जी, आपको अकोमोडेशन भी मिल गई, सब कुछ है, आपकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। अब यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और बड़ी अच्छी बात है यूरोप की या फिनलैंड की, मैं कहूँगा, बाकी यूरोप की नहीं। जब आपका एडमिशन हो जाता है, यूर ऑल सेट, आपको वीज़ा मिल जाता है, आपने यूनिवर्सिटी को इंटीमेट करना है कि आपको वीज़ा मिल गया, फिर वो आपको वो एक सीनियर या बडी असाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी का सीनियर, जो आपको उस सिटी के रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन, जहाँ जैसे भी आप उस सिटी तक पहुंचेंगे, वहां से वो रिसीव करके आपको अपार्टमेंट की हैंड ओवर करेगा, और आपको आपकी ओरिएंटेशन करेगा कि यहाँ से ये चीज़ मिलती है, यहाँ से टिकट इस तरह लेनी है, ये आपका अपार्टमेंट है, ये आपकी चीज़ें हैं, देयर यू गो। वो आपको गाइड करता है, वो आपका गाइड होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ढूंढते फिरते हैं कि हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो एग्जैक्टली, गाइड करे। सेटलमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। ठीक है, सही। अब अच्छा, ये जो अकोमोडेशन होती है ये ऑब्वियसली पेड है, और ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी, ये हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के कि ये जी, प्राइवेट हाउसेज हैं? यूनिवर्सिटी, ये वैसे हॉस्टल नहीं है जैसे पाकिस्तान में होते हैं, ये प्रॉपर अपार्टमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी ओन्ड होते हैं। हम्म। यानी कि वो यूनिवर्सिटी की हाउसिंग अथॉरिटी ही होती है, उस म्यूनसिपैलिटी की कह लें, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के हवाले की होती है। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स रह सकते हैं, प्राइवेट नहीं, लोग नहीं रह सकते। तो वो सारे ही स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को वो असाइन की जाती है, और वो प्रॉपर अपार्टमेंट्स हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और इसके साथ ये होता है कि आपको वो जो आपका स्टूडेंट काउंसलर, जो काउंसलर तो नहीं कह सकते उसको, वो जो आपका बडी होगा, वो आपको सारी चीज़ें भी बताएगा, लॉन्ड्री यूज़ करना भी, मतलब वो आपकी सही बैंक को कैसे खोलना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, डीवीवी जो कि है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, वो भी वो करेंगे। सही है। तो इसका रेंट क्या होता है? मतलब रेंट आपने साल भर का एक दफा ही देना है कि इसमें एक महीने का रेंट दे के तो आप आ सकते हैं? एक डिपॉजिट होता है, और कुछ 400-500 यूरो डिपॉजिट होता है, और बाकी ये सब्जेक्टिव है कि आपने अगर रूम लिया है तो दैट कैन वेरी ऑन डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जांपल हेलसिंकी में थोड़ा महंगा है, एस्पो, हेलसिंकी, वांता में महंगा है। आपको 300 से लेके 600 यूरो तक का रूम मिलेगा, 500 600 से लेके 800 तक का स्टूडियो मिलेगा हेलसिंकी कैपिटल एरिया में। उसके अलावा जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे सस्ता होता चले, जाएगा हम एक रूम। एग्जांपल लेके चलते हैं। हेलसिंकी में एक स्टूडेंट आया जो बैचलर है, जो सिंगल है। वो आया, सिंगल रूम उसने उसने शेड लिया है। मिनिमम पे जाते हैं, उसने शेड लिया है। उसका क्या रेंट होगा शेड का, शेड अकोमोडेशन का? 250-300 डिपेंड करता है कि हेलसिंकी में भी कहाँ है, कितनी कम्यूट कम्यूट चाहिए उसको यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, हाउ फार इज दैट फ्रॉम सिटी सेंटर। तो अगर सिटी सेंटर के करीब है तो फिर तो 350 400 से लेके 600 तक भी हो सकता है रूम, 500 तक होता है नॉर्मली। और फॉर एग्जांपल मैं हेलसिंकी के सेंटर के बहुत ही पास रहा हूँ, पासिला, वो बड़ी अच्छी जगह थी, और वहाँ पे मैं 400 यूरो देता था एक रूम का। छोटा सा रूम था सिर्फ, लेकिन ये था कि बहुत कन्वीनियंट था। उसके अलावा आप रखें 300 350 से लेके, जो हाउसिंग अथॉरिटी से जब आप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे मेरी तरह के कुछ लोग हैं इधर, वो क्या करते हैं कि जो उनका उनका एक रूम होता है या एक लिविंग रूम में जगह है, तो वो एक स्टूडेंट को कहते हैं आप थोड़े कम दे दो, मेरे पास आ जाओ, तो 250 यूरो दे दो,
और आप मेरे पास आके रह लो। तो वो पाकिस्तानी इस तरह भी करते हैं, तो वो अकोमोडेट करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन वो अथॉरिटी के ज़रिए नहीं। तो वो इनका इसका फ़ायदा ये है कि कम पैसे होते हैं, नुकसान ये है, वो कभी भी आपको कह सकते हैं, जाओ भाई अपना बंदोबस्त करो। हम्म। अच्छा चलें, ये समझ आई कि ऑन एवरेज 300 यूरो में आपको एक अकोमोडेशन मिल सकती है। कमरा कमरा मिल कमरा सकता कमरा मिल सकता है जो शेयर्ड हाउसिंग के अंदर है, मींस कि है। उस अपार्टमेंट में अगर 3 कमरे हैं तो एक आपके पास है, बाकी 2 किसी और के पास है। 300-350, ठीक है, हाँ। चल 350 कर लेते हैं। ओके, अब इसमें यूटिलिटीज वगैरह शामिल होती हैं? इसमें सब कुछ शामिल है, इंटरनेट भी शामिल होता है, इसमें पानी भी ओके, शामिल है, बिजली भी शामिल सही। है। तो आपके खाने पीने का एक, अगेन हमने एक एग्जांपल लिया है एक सिंगल बैचलर लड़के की जो एक शेयर अकोमोडेशन में रह रहा है। तो फूड के हवाले से एक नॉमिनल लेके चलें तो कितने यूरो लगेंगे उसमें? महीने में अगर तो वो बड़ा सावी है, तो 100-150 यूरो के दरमियान, और वो खुद पकाता है, प्रोवाइडेड के वो खुद पकाता है घर में, या अगर वो शेयर्ड अकोमोडेशन में सारे मिल के खा रहे हैं, पाकिस्तानी है तो एक बंदे का 100 से 150 यूरो तो लग जाता है, क्योंकि उसने चाय भी पीनी होगी, दूध चाहिए उसको, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। अगर वो बहुत ही बिल्कुल चाय भी नहीं पीता, तो वो कुछ तो खाएगा ना, वो चिकन लाएगा, चिकन ला के पकाएगा। कभी उसका दिल लैम्प का करेगा, लैम्प थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो मे भी ना करे, लेकिन ये है कि 100-150 यूरो के दरम्यान एक बंदे का अच्छे अंदाज में, अगर वो समझदारी से लिडल से शॉपिंग करे, ना महंगी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाए, तो वहां से हम्म। समझदारी से चलेगा तो 100-150 के अंदर इजीली वो पूरा महीना यानी आपका गुजारा। अगर थोड़ा सा चलें, थोड़ी सी लग्जरी भी कर ले, तो 200 यूरो तक मैं कह लूं, अगर उसने कहीं आउटिंग कहीं बाइट से भी 200 खाया यूरो है। में तो फैमिली का हो सकता है, 200 यूरो में तो पूरी फैमिली, 4 बंदों की फैमिली निकाल सकती है समझदारी से। वो साइड पे 200-250 यूरो में फैमिली हो जाएगी, तो वो आराम से कर लेगा। यानी अगर रेंट जो है वो 350 है, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैं चलें 150 करता हूँ एक स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो बसेस चलती हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, उसका हम्म। रेंट जो है वो सब्सिडाइज होता है फॉर स्टूडेंट्स के, वो फ्री है या बिल्कुल होता है। कि देना उसमें पड़ता है? एक उसमें एक कंडीशन है कि अगर आप स्टूडेंट है और 30 साल तक के हैं, अगर आप 30 साल या 30 साल से नीचे हैं, तो 50% सब्सिडाइज्ड। हम्म। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो इट डजेंट मैटर, फिर आपने पूरा ही देना है। मंथ यानी का जो मैं पास बनता है, इसको, मैं जो मंथली पास है उसका 50 यूरो कर लूं या तीस अगर यूरो 30 साल से नीचे हैं तो 50 यूरो हेलसिंकी के अंदर। क्यों? ये इसलिए डिफरेंट है हेलसिंकी में कि 3 सिटी हैं, ये ऊसीमा रीजन है, ऊसीमा कहते हैं कैपिटल रीजन को। उसमें 3 सिटीज हैं, उसमें काफ़ी जोन्स हैं, हेलसिंकी, एस्पो और वांता। वांता में एयरपोर्ट है हेलसिंकी का। तो अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, जोन क्रॉस होता है, तो फिर वो उसके 50 यूरो एडिशनल होते हैं। तो आप देख ले, 3 जोन में आपको चाहिए 150 यूरोस, 155, उसका 50% करें तो वो 70-75 बनता है। वो फिर एक स्टूडेंट ने देना, अगर नॉर्मली चाहिए नहीं होता, लेकिन अगर कोई बांता रह रहा है और वो एस्पो जा रहा है, तो ये चीज़ें हम्म। हैं ना, ऐसा नॉर्मली होता नहीं, लेकिन ये एक एज केस कह लें आप चलो इसको। अब मैं इसका क्या करूं, 50 75 ही? करना, 50 करने, 30 से नीचे। ओके, और चलें, ठीक है। हमारा रेंट कवर हो गया, फूड कवर हो गया, ट्यूशन फी आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपका आना जाना कवर हो गया। इसके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है आपका? मोबाइल मोबाइल का बिल, आपने हाँ, सेल मोबाइल फोन का। सेल फोन का प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है, कि दोनों होते हैं? दोनों होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पहले 2 सालों के लिए तो प्रीपेड ही मिलेगा। सही। तो उसमें वो कितने की सिम या वो जो कार्ड है, या ये भी आपके 25 यूरो। सब्जेक्टिव ही है, ये भी आपके यूसेज पे है ना कि आप यूज क्या कर रहे हैं। चलें, मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा कॉल्स करता है, मैं 50 कर देता हूँ। नहीं नहीं, 50 नहीं, इट्स टू मच। ज्यादा? देखिए 30 यूरो में उसको पोस्ट पेड भी मिल सकता है। ओके, 30 यूरो मैंने कर इंसेंटिव, दिए। 30 यूरो बहुत है, मोर अब देन मेरा इनफ। ख्याल है थोड़ी सी अगर उसके लेयर्स भी शामिल करें तो मैं 100 लेयर्स में यूरो ये होता है, हाँ जी, लेयर्स हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं, इसलिए लेयर्स में वो सोमन लिन्ना टाइप के आइलैंड्स पे जाएगा, जजीरों पे जाएगा, जो यहाँ की यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं। बिल्डिंग्स में जाएगा तो उसकी एंट्री टिकट है, आइलैंड पे जाएगा तो वो क्रूज का टिकट है, वो 5-10 यूरो को होता है। तो सिनेमा जाना चाहेगा, सिनेमा की 15 यूरो ऑन एवरेज या 20 यूरो ऑन एवरेज टिकट होती है। सिनेमा नॉर्मली नहीं जाते, मे भी उसको सब्सिडी मिल जाए सिनेमा, मे भी ना मिले, सब्जेक्टिव है, मूवी टू मूवी वेरी करता है।
और वेन्यू टू वेन्यू भी वेरी करता है। और इसके अलावा हम्म। जिम, जिम में फ़ायदा होता है। जिम की मेंबरशिप पे अगर वो जिम जाता है तो 20 यूरो, यहाँ पे 24/7 है, वो वैसे ही 19 यूरो का है। तो मैं भी स्टूडेंट होने की वजह से 10 या 15 यूरो शायद, मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करने पे मिल भी सकता है। चलें ठीक है, मतलब मैं एक खुला खुला किसी का एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल की। तो ये 680 to 700 यूरो बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कि आपकी हर चीज़ मेरा ख्याल इसमें कवर हो गई है। इसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इश्यूज नहीं कवर किए, या अगर आपका सेल फोन या लैपटॉप खराब हो जाता है उसको रिपेयर करवाते हैं या नहीं, चेंज कर, ये चीज़ें हम कवर नहीं कर रहे इसके अंदर। लेकिन एक नॉर्मल अगर आप रहें तो आपके, तो ये बताइए कि नॉर्मल जो मिनिमम वेज क्या है, कि अगर कोई स्टूडेंट 20 घंटे या 25 घंटे वीकली काम करता है, तो बाई वीकली वो 50 घंटे काम करेगा, तो पर आवर क्या रेट है वहाँ पे? ऐसे अब ये डिपेंड करता है वो काम क्या करता है। मिनिमम फॉर क्या है, एग्जाम्पल, मिनिमम वेज क्या है? मैं आपको उसमें उसी तरफ आ रहा हूँ कि ऐसे डिटरमिन उन जॉब्स के लिए नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल फूडोरा या वॉल्ट की डिलीवरीज अगर कोई कर रहा है तो उसमें आप डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कभी ऊपर होते कभी नीचे होते। तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैकडोनल्ड्स में जॉब मिलती, जो कि अब बहुत मुश्किल है, एक एप्लीकेशन, एक वैकेंसी के अगेंस्ट 700 800 एप्लीकेशन आ रही है लोगों ऐसा ही है, की। ऐसा ही। उसकी उसकी जो है वो 10 यूरो, आप 10 से 12 यूरो पर आवर। यानी कि वो 50 घंटे 2 हफ्तों के काम कर रहा है, या 50 घंटे वो काम करता है 2 हफ्तों में, तो अगर 10 है तो 500 यूरो वो कमा रहा है, तो यानी कि 1000 यूरो वो कमा सकता है महीने के, इजीली, पोटेंशियली। अगर इजीली। कमा सकता है 1000 यूरो, तो उसका जो एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है वो 680 था, तो तकरीबन 320 यूरो वो बचा भी सकता है, जो अपनी वो ट्यूशन फी की तरफ या जैसे भी उसको जो उसका उनका करना है वो कर सकता है, या टिकट के पैसे ही जमा कर दें वापस नहीं, जाने के लिए। इसमें इसमें कुछ ये होता है कि पोस्ती, एक पोस्टल सर्विस है, उसको कहते हैं पोस्ती। उसकी भी जॉब्स होती हैं, वो ओवरनाइट डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर होती है, वो भी 1200 1300 से 1500 यूरो बना देती है। वो भी, वो रात 12 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। वो डिलीवरीज होती हैं सर्दी में, गर्मी में, जहाँ भी आपने जाना है। तो वो 1500 यूरो तक आप इजीली इधर कर सकते हैं, इजीली, विदाउट एनी हैसल। हाँ, जो वूल वोल्ट फूडोरा वगैरह की हैं, वो बड़ी मेहनत करने के बाद 2000 यूरो आप कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा वो होता है, भाग भाग के आपने करनी है, ऑन टाइम करनी है, अच्छी करनी लेकिन है, सारे सही। उसमें आपको फ्यूल भी तो चाहिए ना, आपको गाड़ी चाहिए, उसके लिए आपको फ्यूल का एक्सपेंस है। ई बाइक्स के लिए लाइसेंस चाहिए वहां पे? बाइक्स, एनीथिंग दैट हैज अ 50 किलोमीटर रेंज नीड्स अ लाइसेंस, उसे स्कूटर कहते हैं। तो वो उसके लिए वो स्कूटर नहीं, वो 50 किलोमीटर की स्पीड तक नहीं जा सकती ई बाइक्स जो है। ओके, तो ऐसे कोई काम हैं जो आप बाइक्स के ऊपर कर अच्छा, सकते हैं? ई बाइक्स से आपका मुराद वो जो रोड पे चलती है, उसकी ई आप बात कर बाइक, रहे हैं? जिस इलेक्ट्रिक बाइसिकल बोल रहे हैं उसको, या इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल रहे हैं उसे, अच्छा, जिस जो 50 मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर की नहीं, स्पीड पे जाती है, उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, तो उसके होते हुए आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें वो हेल्पफुल हो, जैसे डिलीवरी का काम है? एनीथिंग दैट रीचेस 50 स्पीड नीड्स अ लाइसेंस। वो चाहे स्कूटर, अगर वो रोड पे आती है, दैट नीड्स अ लाइसेंस। अगर तो वो ऐसी चीज है जो वो डिलीवरी वाले वो खड़े खड़े भागते हैं, और वो इलेक्ट्रिक स्कूटी टाइप होती है, वो इस तरह करके वो पेडेस्ट्रियन की साइड पे चलते हैं, उसको नहीं चाहिए। वो हम्म। दैट यू डोंट नीड अ लाइसेंस, बट यानी 50 एनीथिंग से नीचे दैट नीचे जो रेंज है, कोई भी 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, कैन, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, मेरा ख्याल है हमारे पास 4 मिनट है, चार तो मिनट सिर्फ मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात करना चाह रहा हूँ, कि ड्राइविंग लाइसेंस की क्या स्टेजेस हैं यहाँ पे अगर आपको एक्वायर करना है? आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस अगर है, आप लाएं और इधर कन्वर्जन के लिए दे दें। हम्म। आप ये, अब जो इसमें जो एहतियात करें कि ऐसी बोंगी मत मारें कि आपके लाइसेंस की बुरी हालत है और आपकी शक्ल क्लियर नजर नहीं आ सकती है। नो वन कैन टेल कि ये आप ही हैं। अगर कोई ऐसे देखेगा आपको तो कहेगा ये क्या है, आप हो। तो अगर है तो वो आपको रिजेक्शन हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब फिर भी 6 महीने से पहले 6 माह आप किसी भी बंदे की वो गवाही लेकर, तो वो कह दे कि जी मैंने इसको देखा ये गाड़ी चला लेता, तो आप चला सकते। लेकिन
बिग बिग एक हाइलाइट है ये, एक बहुत बड़ा, मैं एक वो कहूँ कि एहतियात है वो ये है कि ये ट्रैफिक के मामले में ये मुल्क बहुत सख्त है। आप पाकिस्तानी स्टाइल इधर मत अपनाएं, आपको हज़ारों यूरो के जुर्माने होंगे जो आपको देते देते साल लग जाएंगे। 1,000 यूरो बचाते हुए एज ए स्टूडेंट चीखें निकल जाती हैं। हम्म। तो ना ये गलती करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, डंडियां ना मारें, और पेडेस्ट्रियन का तो ऐसे ख्याल करें जैसे आप अपने वालिदैन का करते हैं पाकिस्तान। उनको दूर से देख के रुक जाएं ठीक है भाई तू जा, अनलेस कि आपका ग्रीन एरो वाला सिग्नल, फिर आप गुजर वालदैन का तो पता नहीं कितना ख्याल करते हैं, उसको देख के ख्याल करें कि वो आपकी मौत है। हाँ बिल्कुल उससे उतना ही बिल्कुल बचें जितना हम मौत से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको हिट किया तो मौत आपकी वैसे ही है वो। बिल्कुल, फिर तो आप आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना भी बहुत हैवी होगा, क्योंकि आपने इंडेंजर किया है सिविलियन की या सिटीजन की लाइफ को। बहुत थ्रेटनिंग, आप बड़े रेकलेस ड्राइवर हैं, तो आपसे वो लाइसेंस भी ले लेंगे और आपको जुर्माना वैसे और अंदर भी जाओ। पाकिस्तान इंडिया में जिन लोगों ने गाड़ियां या मोटरसाइकिल चलाई है ना, उनके एक सेंस बड़ी अच्छी होती है, रोड सेंस। उनको ये अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स जो किनारे पे खड़ा है, ये रोड पे आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि आप देखते ही जज कर जाते हैं ये कहाँ जा रहा है और ये क्या करेगा रोड के ऊपर। जैसे अक्सर वो हम मजाक करते होते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर देख के या गाड़ी की स्पीड या उसकी हरकतें रोड पे देख के हम जेंडर बता देते हैं कौन चला रहा है गाड़ी, और अक्सर वो ठीक होता है। तो ये वैसे एक ऑन अ लाइटर नोट, हमारी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने वहाँ चलाई है उनको नहीं होती। और जो लोग वैसे यहाँ मैं पे इससे आके डिसएग्री सीखते हैं, करूँ। जो यहाँ पे आके सीखते हैं वो हमसे बेहतर ड्राइवर होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। उनकी आदत उस तरह की डेवलप नहीं हुई होती। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत से कम्युनिटी, हमारे जो पेज हैं उस पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से और बहुत ही लैक लस्टर अप्रोच के साथ आते हैं, और ऐसे बहुत ही कैजुअल लेते हैं। ये ट्रैफिक कैजुअल लेने वाली बात नहीं, ट्रैफिक लॉस को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। ये आपकी एनुअल इनकम की बेस पे आपको फाइन करेंगे। 30% ऑफ योर एनुअल एनुअल इनकम, अगर आपकी 1 लाख यूरो इनकम है, 30,000 यूरो फाइन होगा। बी वेरी केयरफुल। उसकी वजह ये कि अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सवियर हैं। वो ये कि एक बंदे ने पोस्ट की थी, मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था, मेरा बेटा 2 साल का है, तो मैंने उसको अपने फ्रंट सही सीट पे साथ ही बिठा लिया। ओ वो चाइल्ड सीट नहीं थी, वो मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, तो बच्चा आया जा रहा है, तो मेरे हम तो जैसे पाकिस्तान में चलाते हैं आपको पता है, और मेरी पीआर भी होने वाली है। तो पुलिस ने मुझे नोटिस भेज दिया, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने मुझे रोका भी था, और फिर उन्होंने कहा कि आप आएँ। तो इसके मेरे पीआर पे तो असरात नहीं होंगे, और उन्होंने मुझे जुर्माना भी 1,000 यूरो किया, और सवियर वार्निंग भी दिया, तो इसके मेरे पीआर पे तो असरात नहीं होंगे। तो इस तरह की ग्रेव मिस्टेक आप ना करें, ये आप अपने बच्चे की लाइफ को को भी इंडेंजर कर रहे हैं। लेकिन खैर बहरहाल, इसी बात पे ये चलते हैं, एक बच्चों का एक हमारे पास एक एक मिनट भी मिनट से भी पता कम नहीं। टाइम है, तो अब इंशाल्लाह इस पे दोबारा बात ये करेंगे। बात है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू।